Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topics amines. This is topic number 13 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with the few of the topics. If you have missed those videos, you can click on the I button above. And today we are going to continue with basicity of amines and chemical properties of amines. So we have seen basicity of alkyl amines. Today we are going to deal with basicity of aryl amines. So aryl amines means amines जिसमें aromatic ring present है. Aromatic ring directly NH2 को अटैच होना चाहिए, मतलब aromatic ring नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे हम अराइल अमाइन कहेंगे. तो ये है अराइल अमाइन. अराइल अमाइन जो है वो वीक बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन. अराइल अमाइन वीक बेस क्यों होता है एज कंपेयर टू अमोनिया या फिर कोई भी एलिफेटिक अमाइन से कंपेयर करके? क्योंकि अराइल अमाइन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे वो प्रोटोनेशन होने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट एसिड दैट इज एलेनियम आयन. हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया है जब तक आपका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा तब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, क्योंकि बेस प्रोटोनेशन होने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है. यदि एसिड वो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं है तो बेस प्रोटोनेशन अंडरगो नहीं करेगा जल्दी और वो कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनाएगा तो वो वीक बेस हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि अमाइन क्यों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. अराइल अमाइन क्यों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है? क्योंकि अराइल अमाइन में जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच है. तो अराइल अमाइन का NH2 ग्रुप किसको अटैच है? डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग को. उसकी वजह से जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में वो है रेजोनेंस विद द एरोमेटिक रिंग. तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट तो आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है कि लोन पेयर विल बी रेजोनेटिंग मीन्स इज इन डीलोकलाइजेशन विद एरोमेटिक रिंग. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. तो जो लोन पेयर है जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो विथ कॉन्जुगेशन है विथ एरोमेटिक रिंग के वजह से, और ये लोन पेयर एज एरोमेटिक रिंग में ही डीलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक रिंग से कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो अवेलेबल ही नहीं है जल्दी प्रोटोनेशन के लिए. जबकि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनकी केस में क्या है, वो लोन पेयर जो है वो कहीं और बिजी नहीं है, कहीं और रेजोनेटिंग नहीं है, इसलिए वो ईजिली प्रोटोनेशन अंडरगो करेगा. बट यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन में लोन पेयर ऑलरेडी बिजी है, ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन में है, ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो ईजिली अवेलेबल ही नहीं है प्रोटोनेशन के लिए. और नेक्स्ट थिंग क्या कि खुद अराइल अमाइन बहुत स्टेबल है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वजह से, और इसलिए इसे प्रोटोनेशन की ज़रूरत ही नहीं है. बट सपोज उसने प्रोटोनेशन कर भी लिया और अलेनियम आयन बना लिया, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अराइल अमाइन. तो अराइल अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? अलेनियम आयन. तो ये अलेनियम आयन सपोज प्रोटोनेशन होने के बाद बन भी गया तो ये अलेनियम आयन में लोन पेयर तो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ने तो प्रोटोनेशन कर लिया है, इसलिए अब वो अवेलेबल ही नहीं है रेजोनेंस के लिए. और वो एज रेजोनेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से ये स्ट्रक्चर का सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है नॉर्मल बेंजीन की तरह. और इस कारण से अलेनियम आयन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू योर एनिलीन और अराइल अमाइन.
तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एनिलीन के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है, बट अराइल एल्युमिनियम आयन के पास सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए वो कम स्टेबल है। और यदि प्रोडक्ट कम स्टेबल हो रिएक्टेंट से तो रिएक्टेंट जल्दी रिएक्शन अंडरगो ही नहीं करेगा। इसका मतलब अराइल अमाइन जल्दी प्रोटोनेशन नहीं अंडरगो करेगा और इसके वजह से वो वीक बेस हो गया एज कंपेयर टू योर अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है सेकेंडरी अमाइन, तो मैं सबसे पहले सेकेंडरी अमाइन लिखूंगी क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी अमाइन, नेक्स्ट नंबर पे है आपका प्राइमरी अमाइन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से मैं पहचान रही हूँ क्यों सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। एक ही हाइड्रोजन एटम है तो सेकेंडरी अमाइन है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो प्राइमरी अमाइन है। और उसके बाद आता है अमोनिया, ठीक है, नॉर्मल अमाइन अमोनिया। और सबसे वीक बेस है योर अराइल अमाइन दैट इज एनिलीन। अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की तरफ। तो सबसे पहला है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस। लैब में हम अमाइंस को कैसे पहचानेंगे। तो पहला टेस्ट फॉर अमाइंस एज द बेस। अमाइंस बेसिक कैसे है वो हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑल अमाइंस प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो ये सब बेसिक कंपाउंड है और इसलिए इनका एक्वस सोल्यूशन आपके ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर देगा, सॉरी रेड लिटमस को ब्लू चेंज कर देगा क्योंकि बेसिक है। बेस का यही पहचान है कि ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है और ये बताता है कि आपका सोल्यूशन बेसिक है। नेक्स्ट थिंग है, जब आप अमाइन को ट्रीट करोगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl के साथ तो अमाइन उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली अमाइंस आर नॉट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, अमाइंस कंप्लीटली वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट अमाइंस एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl में कंप्लीटली सॉल्यूबल है। ये कैसे, क्योंकि अमाइन जब HCl के साथ ट्रीट होता है तो वो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली एक सॉल्ट है और सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए जब अमाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl के साथ ट्रीट किया जाता है वो सोल्यूशन में सॉल्यूबल हो जाता है। अब आपको आपका अमाइन रीगेन करना है उस सोल्यूशन से, वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, आपको वापस चाहिए, तो आप उस सोल्यूशन को दैट इज द अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन को आप एक्सेस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कर दो। तो आपने क्या किया था, पहले एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl लिया था, उसके अंदर अमाइन डाला तो पूरा डिसॉल्व हो गया, अब आपको दिख नहीं रहा है। अब इसी में आप ड्रॉप वाइज कर करके एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे और जैसे ही आप एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे जो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे था अमोनियम क्लोराइड में वो NaOH ले लेगा और आपका अमाइन वापस मिल जाएगा जो प्रेसिपिटेट आउट होके वापस बाहर आ जाएगा, जिसे आप फिल्टर कर लो और आपको आपका अमाइन मिल जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है एक्चुअली बेस के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपको मैंने कोई बेस दिया या फिर कोई अमाइन दिया और उस अमाइन में कोई इनसॉल्युबिलिटी है या कोई इम्प्यूरिटी है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उस अमाइन को पहले एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl से ट्रीट करो जिसमें वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। जो इम्प्यूरिटीज़ है वो वैसे के वैसे रह जाएंगे, इसलिए आप फिल्टर कर लो तो इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाएंगे। बट अब आपका अमाइन तो चला गया सोल्यूशन में, उसे वापस लाने के लिए आप एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे। जैसे आप एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे आपका अमाइन प्योर स्टेट में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिसे आप फिल्टर करके आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, जिसे हॉफमैन एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन भी कहते हैं। अब जब आप प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करोगे एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ तो वो एंड अप होगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड में।
तो आपने क्या किया है, प्राइमरी अमाइन लिया, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया, और आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो जो आपका प्राइमरी अमाइन है, फर्स्ट अंडरगो रिएक्शन विथ आरएक्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन वापस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके देगा टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन वापस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके देगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, क्योंकि अल्काइलेशन ऑफ अमाइन एक स्टेप पे नहीं रुकता, वो जब तक चलता है जब तक नाइट्रोजन कंप्लीटली सारे हाइड्रोजन लॉस नहीं कर देता और उसके क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बन जाता। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो अमोनिया है वहाँ पे उसके पास अब 4 अल्काइल ग्रुप्स है, इसलिए इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड है उसे क्या भी कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्राइमरी अल्काइल अमाइन कितने अल्काइल हैलाइड यूज करेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो यूज करेगा 3 मोल्स। उसको 3 अल्काइल हैलाइड चाहिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सेकेंडरी अमाइन यूज करेगा 2 अल्काइल हैलाइड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और जो टर्शरी अमाइन है वो सिर्फ एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करेगा कन्वर्ट होने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। अब ये रिएक्शन जो है वो एक्चुअली माइल्ड बेस दैट इज NaHCO3 के प्रेजेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी एक्सेस ऑफ HX बन रहा है, ये जो बन रहा है एक्सेस ऑफ HX दैट इज अ एसिड, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaHCO3 यूज किया जाता है। इफ अल्काइल हैलाइड इज मिथिल आयोडाइड, यदि आप यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं यदि वो मिथिल आयोडाइड होगा तो उस रिएक्शन को कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन, क्योंकि वहाँ पे मिथिल ग्रुप है इसलिए मिथाइलेशन ऑफ अमाइन। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मिथिल अमाइन को आप ट्रीट करोगे मिथिल आयोडाइड के साथ और उसे हीट करोगे तो बनाएगा सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन फर्दर रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ देने के लिए टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन फर्दर रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ एंड प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे है यूज योर ब्रेन पावर। तो जो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला मैं बताऊंगी, थर्ड वाला आपका जो है होमवर्क है। तो जो फर्स्ट वाला है आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स ये प्राइमरी अमाइन है इसलिए वो 3 मोल्स ऑफ C2H5I दैट इज इथिल आयोडाइड यूज करने वाला है। तो पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5, एक्सेस है इसलिए वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ कोर्स बनाने वाला है। तो सबसे पहले वो बनाने वाला है आपका सेकेंडरी अमाइन, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। फिर सेकेंडरी अमाइन फर्दर रिएक्ट होगा आपका इथिल आयोडाइड के साथ वापस और देगा टर्शरी अमाइन दैट इज C2H5 3 टाइम्स अब, क्योंकि वो टर्शरी अमाइन है, और N, और टर्शरी अमाइन फर्दर रिएक्ट होगा मिथिल आयोडाइड के साथ इथिल आयोडाइड के साथ देने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दैट इज C2H5 4 टाइम्स, उसको अटैच है नाइट्रोजन और I-, तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जो सेकंड वाला है वो सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप लगेंगे। तो आप देख लीजिए यही वाला रिएक्शन है सेम, आपको स्टार्टिंग मटेरियल अब ये है, वो फर्स्ट मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके देगा टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन नेक्स्ट मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके देगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ये मिथिल आयोडाइड यूज किया है, जो पहला केस था उसमें इथिल था इसलिए वो सेम था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है C2H5NH, फिर यहाँ पे हो जाएगा C2H5, ये 2 ही रहेगा पर यहाँ पे अब लग जाएगा CH3, सेकेंड केस के लिए बता रही हूँ मैं, और थर्ड केस में यहाँ पे अभी भी 2 रहेगा और नेक्स्ट 2 होगा CH3, तो सेकेंड केस के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट्स मिल जाएंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है यहाँ पे CH3 से। तो पहला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH3 से, और नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन को डायरेक्ट आप CH3 लगा के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए और I नेगेटिव कर दीजिए। और जो फोर्थ वाला है वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हॉफमैन इलिमिनेशन। तो हॉफमैन इलिमिनेशन क्या है? सो व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, जो अभी हमने बनाया था क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, तो इसी को बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, दैट इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, जब ट्रीट किया जाता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मिल गया आपको क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप यदि हीट करोगे, तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप हीट करोगे तो वो इलिमिनेशन अंडरगो करेगा। कैसे इलिमिनेशन होगा? जो आपका यहाँ का बीटा जो पोजीशन का आपका हाइड्रोजन है वो लॉस होता है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया, तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन लॉस होगा, और दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो भी लॉस होगा, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे इलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और यहाँ पे होता है बीटा इलिमिनेशन ऑफ अल्कीन, और इसे कहते हैं हॉफमैन इलिमिनेशन। इस रिएक्शन में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। सेडसेफ रूल पता है? सेडसेफ रूल में आपको हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन एज मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो सेडसेफ रूल में हमेशा कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन। बट हॉफमैन एलिमिनेशन में हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन आपका, या लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ओलिफिन मीन्स अल्कीन, आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट है, अपोजिट टू सेडसेफ। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या चाहिए आपको? क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड, जिसे आप ट्रीट करोगे मॉइस्ट आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का ट्रीट करते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसे यदि आप हीट करोगे तो उसके अंदर इलिमिनेशन होगा टू गिव लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन एज मेजर प्रोडक्ट। अब आपको ये वाला रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे आपको क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड दिया हुआ है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट कीजिए। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो अभी मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये तो पहला आर ग्रुप हो गया, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 थ्राइस, और ये पूरा ब्रैकेट में डालिएगा और बाहर हाइड्रोक्साइड दिखाइए, तो हो जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे आप हीट करेंगे तो इसके अंदर इलिमिनेशन होगा, बीटा इलिमिनेशन। तो हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होगा क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है। कार्बन नेक्स्ट टू नाइट्रोजन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट में होता है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा कार्बन से ये गुड लिविंग ग्रुप जाएगा, और वापस आपको मिल जाएगा 18। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है असाइलेशन ऑफ अमाइंस। सो अमाइंस का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया जा सकता है, जो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन को अटैच है, ठीक है। अमाइंस का जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन को अटैच है, दैट इज प्राइमरी अमाइन में NH2, सेकेंडरी अमाइन में NH, वो रिप्लेस किया जा सकता है असाइल ग्रुप से। असाइल ग्रुप क्या होता है? इसे कहते हैं असाइल ग्रुप, C++OCH3। ये असाइल ग्रुप आता है एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटल क्लोराइड से। तो जो एग्जाम्पल अभी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये एसिटल क्लोराइड है। तो आप क्या कर सकते हो? आपके अमाइन का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो एसिटल ग्रुप से, और उसके करने के लिए आपको आपके अमाइन को ट्रीट करना होगा एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिससे आपको एसिटल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन मिलेगा। तो ये है एसिटल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन, और इसे कहते हैं अमाइड। तो जो अमाइड है वो एक्चुअली एसिटल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन होता है। तो जो अमाइन का हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है एसिटल ग्रुप से, और इसलिए उसे कहा जाता है एसिटल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन, और उसका एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमाइड।
जो अमाइड जो फॉर्म होता है वो लेस बेसिक है एज कंपेयर टू अमाइन। देखो इसका रीजन यहाँ पे है विथ रेजोनेंस। देखो अमाइन में क्या है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो इजिली अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए। बट जो अमाइड में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अमाइड का लोन पेयर एक्चुअली रेजोनेंस में बिजी है, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ वो रेजोनेंस में बिजी है। जैसे वो रेजोनेंस में बिजी है इसलिए वो इजिली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, और इसलिए अमाइड लेस बेसिक हो जाता है अमाइन से। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि अमाइड्स है लेस बेसिक देन अमाइन। भले ही अमाइड्स अमाइन से ही बनता है बट उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, और अमाइंस में ऐसा नहीं होता। असाइलेशन जो है ये रिएक्शन है वो एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो इस रिएक्शन में होता कैसे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है, और यहाँ पे जो है एक क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट पे वापस इलिमिनेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl इलिमिनेट हो जाएगा और टॉटोमराइज करके आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या करना है, आपको प्राइमरी हो सेकेंडरी अमाइन हो उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना है आपको एसिटाल ग्रुप से, और ये बन गया आपका एसाइलेशन ऑफ अमाइन जो देता है अमाइड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, तो ये तो है प्राइमरी अमाइन इसलिए इसका हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो सकता है, और आपको क्या करना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, सिर्फ एक ही रिप्लेस करना है, ना कि दोनों जैसे आप अल्काइलेशन में कर रहे थे वैसे नहीं करना है। यहाँ पे एक ही रिप्लेस करना है और आपको मिल गया ये वाला अमाइड। अब यहाँ पे था पीएच, कार्बोनिल कार्बन को अटैच, इसलिए मैंने यहाँ पे पीएच लिख दिया। अब नेक्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है क्योंकि ये टर्शरी अमाइन है, और टर्शरी अमाइन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है रिप्लेस होने के लिए, इसलिए ये रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट आएगा और फर्स्ट केस में प्रोडक्ट आता है। सेकेंड है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है कि जो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, आपको याद रखना है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन। तो आपको यदि लैब में आप गए और आपको मैंने कुछ दे दिया और कहा कि फाइंड आउट करिए अमाइन है कि नहीं, आपने सारे टेस्ट कर लिया, आपने फाइंड कर लिया ये अमाइन है। अब मैंने कहा कि पता लगाओ ये प्राइमरी अमाइन है कि नहीं, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। यदि उस अमाइन ने पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट दिखाया मतलब वो प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कभी ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाते। तो जो आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस है वो एक्चुअली जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाएगा उसे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, तो एक गंदा सा स्मेल आने लगता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है, और वो स्मेल आता है एक्चुअली अल्काइल या अराइल आइसोसाइनाइड का। जो ये है अल्काइल और अराइल आइसोसाइनेट का वो स्मेल आता है जब आप अमाइन को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये वाला जो टेस्ट है वो बता देता है कि अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया है क्योंकि वो स्मेल उतना स्ट्रांग रहता है। और ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब जो नाइट्रस एसिड है वो एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। ये नाइट्रस एसिड ऐसे कंपनी से बन के नहीं मिलते, लैब में रेडीमेड नहीं रहते, आपको उसे रिएक्शन करते वक्त बीकर में ही बनाना है और तुरंत उसके साथ रिएक्शन करना है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है इसलिए वो आपको कभी भी बॉटल में नहीं मिलेगा। तो आपको इन सितु मतलब रिएक्शन के बीकर में ही बना के उसके साथ तुरंत विदिन अ सेकेंड रिएक्शन करना है। तो ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, जब एक्वस सोडियम नाइट्राइड को ट्रीट किया जाता है HCl के साथ। तो जब आप एक्वस सोडियम नाइट्राइड को HCl से ट्रीट करोगे तब आपको मिल जाएगा नाइट्रस एसिड, और उसी में आपको अमाइन डालना है, उधर ही रिएक्शन हो जाएगा। तो जो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन ये तीनों भी नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन तीनों भी नाइट्रस एसिड के अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, बट हम सिर्फ आज प्राइमरी अमाइन ही पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी और टर्शरी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या रिएक्शन याद रखना है, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन में दो कैटेगरी है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक।
तो प्राइमरी अमाइन का एलिफेटिक अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो देता है अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ये अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड के साथ, उसे हीट करोगे और ये नाइट्रस एसिड आपने बनाया है NaNO2 and HCl को रिएक्ट करके, और ये सबको आप हीट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है आपको देने के लिए अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको इधर वाटर थोड़ा सा ऐड करना है तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो जब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ तब आपको अल्कोहल मिलता है और जो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल है। बट अब हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो नाइट्रस एसिड वापस आप बनाओगे NaNO2 और HCl को रिएक्ट करके। अब जो आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है नाइट्रस एसिड का रिएक्ट होके दे रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वो क्या देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जैसे फर्स्ट केस में था अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड वो बहुत अनस्टेबल था इसलिए तुरंत प्रोडक्ट दे रहा था, बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत ही स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उसमें रेजोनेंस पॉसिबल होने के वजह से वो बहुत ही स्टेबल इंटरमीडिएट है। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जल्दी से प्रोडक्ट नहीं देता क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट है। इससे आप बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे कोई प्रोडक्ट का स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। क्योंकि वो इतना स्टेबल है इसलिए आप उसको बना के आप आगे उस पर और भी रिएक्शन कर सकते हो, तुरंत डिकम्पोज नहीं होगा। बट अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है और बहुत ही अनस्टेबल सॉल्ट है ये। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and before departing. Life challenges are not supposed to paralyze you. They are supposed to help you discover who you are. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.